पहले अपन अव्ययभावी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन तत्पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं। जो अपन समास 6 प्रकार के पढ़े थे, उसमें से जो दूसरा भेद है समास का वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यदि हम इसको विच्छेद करते हैं तो इसमें 2 पद है, तत्पुरुष। इन दोनों पदों में देखो, जो पुरुष पद है वो प्रमुख है व प्रधान है। इस पुरुष का ही अस्तित्व तत् का सिद्ध करता है। इसीलिए हम तत्पुरुष समास का जो प्रमुख वाक्य है वो है कि उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान अर्थात जिस समास के अंतर्गत उत्तर पद बाद वाला पद प्रमुख हो उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा पहचान है, पूर्व पद में जो विभक्ति लगा हुआ रहता है। विभक्ति कितने हैं? 7 विभक्ति हैं। उन 7 विभक्ति जो लगे होकर विग्रह पद बनते हैं, उन विभक्तियों को हटा दिया जाता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ये तत्पुरुष समास का पहचान है। अब ये विभक्ति जो है 7 है, परंतु कारक जो है वो 6 कारक। इसका कारण ये है कि जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति को हम कारक के रूप में नहीं मानते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध के अर्थ में जाता है, जिसमें का, के, की आदि का प्रयोग किया जाता है। का, के, की आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्तियों के अंदर जब हम संबंध स्थापित करते हैं, वह 2 व्यक्तियों के अंदर जब हम किसी पहचान को बताते हैं, तब ये षष्ठी विभक्ति का, के, की आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम का पुत्र है, लब राम का पुत्र है, तो लब जो है राम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके का, के, की आदि का प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार ये जो 6 कारक है, इनके जो चिन्ह हैं, जैसे पहला है कर्ता, जिसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति। कर्ता प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह है ने। कर्ता प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने। उसी प्रकार कर्म द्वितीय विभक्ति, जिसका चिन्ह है को। उसी प्रकार तृतीया का कर्ता ने कर्म को कर्ण से। कर्ण तृतीय विभक्ति, जिसका चिन्ह है से। यह जो ने है व को है व से है, इन चिन्हों को शब्दों में से अलग करके उन शब्दों को जोड़ देना ही तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हम कहेंगे हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। ये एक वाक्य है जिसमें देखो 3 पद है। हस्त एक पद है, से एक पद है, लिखित एक पद है। 3 पद है। इन तीनों पदों में जो हस्त से, जो से लगा हुआ है, जो तृतीय विभक्ति से संबंधित है व कर्ण कारक से संबंधित है, उस से को हटा देंगे और जो दोनों पद है उन दोनों पदों को हम मिला देंगे तो हस्त लिखित, ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। जो द्वितीय नियम अपन पढ़े थे, विभक्ति का लोप कर देना। विभक्ति से, इस से का लोप करके दोनों को मिला दिए तो ये हो गया हस्तलिखित। अब यहां पर देखो, जो बाद वाला पद है वो प्रमुख है। कैसे है? हस्त पूर्व पद है, लिखित उत्तर पद है। यदि हम कहेंगे हस्त, हस्त से तो कुछ भी कार्य किया जा सकता है। हस्त से हम भोजन भी कर सकते हैं, हाथ के माध्यम से हम खेल भी सकते हैं, परंतु यहाँ प्रमुख क्या है? लेखन रूपी जो कार्य है वो प्रमुख है हाथ का। इसीलिए यहाँ उत्तर पद प्रधान है और इस विभक्ति का लोप कर दिए, हस्तलिखित हो गया समास। इसी प्रकार ये तत्पुरुष समास का जो नियम है वो है कि जिस समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो तो उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। इसे तत्पुरुष समास को विभक्ति के आधार पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इस आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द्वितीय विभक्ति के बारे में।
द्वितीय विभक्ति व द्वितीय तत्पुरुष जिसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष का चिन्ह है को। द्वितीय तत्पुरुष का चिन्ह है को, अर्थात जिस वाक्य में को आ रहा हो उस को हटाकर हम उन पदों को अगर मिश्रित कर दें, मिला दें, तो वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहां पर देखो स्वर्ग एक पद है, को विभक्ति चिन्ह है, प्राप्त एक पद है, तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह को है इसको हम हटा देते हैं और बना देते हैं स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, जो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, इस अर्थ में स्वर्ग प्राप्त हो गया आपका समस्त पद। और ये जो स्वर्ग को प्राप्त, ये हो गया विग्रह पद। इस प्रकार विग्रह पद के अंतर्गत यदि हम द्वितीय विभक्ति को हटा दें वो समस्त पद हो जाएगा, और उसी को ही हम द्वितीय तत्पुरुष के नाम से, जो तत्पुरुष समास का एक भेद है, द्वितीय तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष जिसका चिन्ह है से, तृतीय का चिन्ह है से। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं आपको बताया था हस्त से लिखित, इस प्रकार जो शब्द है बीच में जो से है उस से को हटाकर हम दोनों को मिला दें, हस्त से लिखित। पुस्तक से पठित, पुस्तक से पठित, इस प्रकार जो पद हैं यहां से लगकर तृतीय विभक्ति का व करण कारक का सूचक बन रहा है। इस विभक्ति को लोप करके इन दोनों पदों को मिला देना, हस्तलिखित, पुस्तक पठित आदि शब्द समस्त पद कहलाएंगे व समास कहलाएंगे, और उसको ही हम तृतीय तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अब चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत के लिए का प्रयोग किया जाता है, के लिए का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी तत्पुरुष का चिन्ह है के लिए। जैसे उदाहरण के लिए गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा, अर्थात यह जो दक्षिणा लेकर आए हैं वो किसके लिए है, गुरु के लिए है। यहाँ जो के लिए रूपी जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है उस चतुर्थी विभक्ति को हटाकर हम कर देंगे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। छात्र के लिए पुस्तक, छात्र पुस्तक। उसी प्रकार ये विभक्ति का लोप करके जब हम लिख देते हैं गुरु दक्षिणा, ये हो जाएगा समस्त पद, और इसको हम कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत को, तृतीय तत्पुरुष के अंतर्गत से, और चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत के लिए आदि जो विभक्ति पद हैं, विभक्ति शब्द हैं, उनको लोप कर पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देने से उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास हो कहलाएगा। कई बार आपको प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है गुरु दक्षिणा पद में कौन सा समास है, गुरु दक्षिणा पद में कौन सा समास है, आपको दे देगा चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, इस प्रकार दे देगा। तो गुरु के लिए दक्षिणा, आपको यह विग्रह पद करते हुए ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, उसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास जाना जाएगा। जैसे यहाँ के लिए का प्रयोग करके चतुर्थी तत्पुरुष का वाचक बन गया, से का प्रयोग करके तृतीय तत्पुरुष का वाचक बन गया। उसी प्रकार रख रहे हैं पंचमी तत्पुरुष, पंचमी में भी से का ही प्रयोग किया जाता है, पंचमी तत्पुरुष में भी से का ही प्रयोग किया जाता है। पर यहाँ अपने को ध्यान रखना है तृतीय तत्पुरुष का जो से है और पंचमी तत्पुरुष का जो से है, उन दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है। पंचमी तत्पुरुष का जो से है वह अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अलग होने के अर्थ में। दूसरा, कोई भी भयवाचक व भय सूचक
पद है। भय, भय के अर्थ में भी इस से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे व्याघ्र से भय, व्याघ्र से भय, व्याघ्र भय, वृश्चिक से भय, बिच्छू से भय, बिच्छू भय। तो इस प्रकार भयवाचक शब्द में भी ये पंचमी तत्पुरुष का से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, अलग होने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पर प्रमुख रूप से इसके जो उदाहरण आपको प्राप्त होंगे वो भय के अर्थ में ही प्राप्त होंगे। जैसे व्याघ्र से भय, व्याघ्र भय, व्याघ्र से भय। तो यहाँ पर जो से है, यहाँ पंचमी तत्पुरुष का से है क्योंकि भयवाचक पद है, इसलिए ये से को हटाकर जब आप कर दोगे व्याघ्र भय तो यह हो जाएगा। जैसे आप कहोगे अध्यापक से भय, अध्यापक भय, पिता से भय, पितृ भय। तो इस प्रकार जो शब्द है भयवाचक शब्द का ज्यादातर उदाहरण आपको पूछा जाता है। तो पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत जो से है वो अलग होने के अर्थ में व भय के अर्थ में इस तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का मैं आपको पहले ही कहा, जो षष्ठी विभक्ति है उसको कारक के अंतर्गत अपन नहीं मानते हैं। षष्ठी तत्पुरुष संबंध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसमें का, के, की आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह केवल एक संबंध का सूचक है, ना कि कोई कारक है। इसलिए हम कारक को 6 और विभक्ति को 7 के रूप में मानते हैं। जैसे षष्ठी तत्पुरुष का का है, का राजा का पुत्र, उदाहरण के लिए राजा का पुत्र। यहां देखो राजा का पुत्र, पुत्र का राजा के साथ क्या है? संबंध है। वह राजा का जो है पुत्र के साथ क्या है? संबंध है। इसी प्रकार संबंध के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आ जाएगा राजपुत्र। क्या आ जाएगा? राजपुत्र। उसी प्रकार गंगा का जल, गंगा का जल। अब देखो गंगा एक नदी है और जल क्या है? उससे संबंध है। जल के बिना गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए गंगा और जल के अंदर क्या है? संबंध है। और इस संबंध के अंतर्गत का संबंध का सूचक है, जो सप्तमी विभक्ति के सूचक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। उस का को यहाँ से हटाकर जब हम लिख देंगे गंगा जल, गंगा जल क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। बस षष्ठी तत्पुरुष समास हम इसको कहेंगे। इस प्रकार जितने भी का, के, की आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर उन विभक्तियों को हटाकर उन शब्दों को मिला लेना ही समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। और यहाँ पर का, के आदि षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है और इनको हटाकर जब हम कर लेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब लास्ट है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत प्रयोग होता है चिन्ह में और पर। में और पर ये दोनों चिन्ह प्रयोग होते हैं सप्तमी तत्पुरुष में। तो जिस वाक्य के अंतर्गत में या पर आ रहा हो उनको हटाकर उनको समस्त पद में परिणत कर देना ही सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे वन में वास, वन में वास। कोई व्यक्ति मान लो जंगल में निवास कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वन में वास, और ये जो में है इसको हटाकर यदि हम कर देते हैं वनवास, तो वन में निवास करने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ में रूपी विभक्ति को हटाकर हम कर दिए वनवास, और ये कहलाएगा सप्तमी तत्पुरुष। तो आपको इन सारे वाक्यों में विग्रह वाक्य है, चाहे समस्त पद है, तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है। आपको मेन इंपोर्टेंट है इन जो विभक्ति चिन्ह है इनको याद कर लेना है। कर्म का विभक्ति चिन्ह है, द्वितीय विभक्ति का को, तृतीय विभक्ति का से, चतुर्थी विभक्ति का के लिए, पंचमी विभक्ति का से अलग होने के अर्थ में और भयवाचक शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है।
षष्ठी विभक्ति का संबंध के अर्थ में का, के, की आदि प्रयोग किया जाता है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग में और पर के अर्थ में किया जाता है। और इन सारे विभक्ति चिन्हों को लोप करके यदि पूर्व और उत्तर पद को हम मिला देते हैं तो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब इसी तत्पुरुष समास के एक और भेद है जिसको हम कहते हैं नय तत्पुरुष। जिसको हम क्या कहते हैं? नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष। अब यह नय क्या है? नय का अर्थ होता है नास्तिवाचक। नय का अर्थ है नहीं व नास्तिवाचक। नास्तिवाचक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहचान करने के लिए नय तत्पुरुष का यह है कि आपका जब विग्रह पद रहता है, विग्रह पद में नहीं या न जुड़ा हुआ रहता है, नहीं या न जुड़ा हुआ रहता है और इसी को यदि हम समस्त पद करते हैं तो स्टार्टिंग में अ जुड़ जाता है। जैसे अपुत्र, न पुत्र अपुत्र। यहां देखो न पुत्र, न पुत्र, तो जो विग्रह पद है उसमें न आ रहा है, परंतु ये जब हम समस्त पद करेंगे ये बन जाएगा अपुत्र। उसी प्रकार न कार्य, न कार्य, तो न का क्या हो जाता है? अ के रूप में परिणत हो जाता है और ये रूप बन जाता है अकार्य। कार्य के कार्य से रहित व पुत्र से रहित। इस नास्तिवाचक के अर्थ में नय तत्पुरुष समास का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहां नास्तिवाचक अर्थों को अपने को प्रकट करना होता है वहां नय तत्पुरुष का समास का प्रयोग करते हुए विग्रह वाक्य में न और समस्त पद में वह अ बन जाता है। जैसे अपुत्र, अकार्य आदि है। ये सामान्य रूप से तत्पुरुष के जो विभक्ति तत्पुरुष और नय तत्पुरुष का कुछ भेद थे। इस विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत आपको चिन्हों को याद रखना है। नय तत्पुरुष के अंतर्गत ये जो नास्तिवाचक न, अ आदि है उसका प्रयोग किया जाता है।